कभी सोचा है कि एक ऐसी ढाल हो जो किसी भी तरह की तानाशाही या सरकारी मनमानी से हमारी रक्षा करे? हमारे भारतीय संविधान में ये ढाल असल में मौजूद है और इसे ही हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये अधिकार आखिर हर एक नागरिक के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। इन अधिकारों का महत्व इतना ज्यादा है कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खास तौर पर अनुच्छेद 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब आप सोचिए, दिल और आत्मा ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ही लाइन इनके बेमिसाल महत्व को बयां कर देती है। तो सवाल यही है कि आखिर क्या चीज इन अधिकारों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दिल और आत्मा बनाती है? देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ कानून नहीं हैं। नहीं, ये हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की बुनियाद हैं। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। इन अधिकारों को अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या था? ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने सदियों पहले इंग्लैंड में राजा की अनलिमिटेड पावर पर लगाम लगाई थी। हमारे मौलिक अधिकार भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। तो ये अधिकार हमारे संविधान के पार्ट 3 यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। और सबसे जरूरी बात, ये जस्टिशिएबल हैं, मतलब न्यायोचित हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अगर सरकार इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और यही चीज इन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक असली गारंटी बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये अधिकार हमें बचाते किससे हैं? संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य या द स्टेट को डिफाइन किया गया है। और इसमें कौन कौन आता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, हमारी संसद और तो और सरकारी कंपनियां जैसे पीएसयू भी। मतलब साफ है कि ये अधिकार मुख्य तौर पर सरकार की बेहिसाब ताकत को कंट्रोल में रखने के लिए बनाए गए हैं। तो अब आते हैं उन 6 मेन पिलर्स पर, उन स्तंभों पर जिन पर हमारे लोकतंत्र की आज़ादी का पूरा ढांचा खड़ा है। ये 6 तरह के अधिकार हैं जो हमारी स्वतंत्रता की नींव बनाते हैं। तो ये 6 श्रेणियां कौन सी हैं? पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और छठा, सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए एक एक करके इन सबको जरा पास से देखते हैं। पहला और सबसे फंडामेंटल पिलर है समानता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा है, कानून के सामने सब बराबर हैं। सरकार किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म हो, जाति हो या लिंग हो, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकती। बस फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, खास तौर पर आर्टिकल 19। ये हमें 6 बहुत ही जरूरी आज़ादियां देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से जमा होने की आज़ादी, कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने और रहने की आज़ादी और कोई भी काम धंधा चुनने की आज़ादी। सच कहें तो यही वो आज़ादियां हैं जो एक लोकतंत्र को जिंदा रखती हैं। लेकिन इन सब में जो एक अधिकार सबसे ज्यादा पावरफुल और व्यापक है वो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या को इतना फैलाया है कि आज सम्मान से जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार और तो और साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी इसी के अंदर शामिल माना जाता है। हमारा तीसरा स्तंभ शोषण के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह है। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी जैसी घिनौनी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाता है और साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्रियों जैसी खतरनाक जगहों पर काम करवाना पूरी तरह से गैर कानूनी बनाता है। चौथे और पांचवें स्तंभ एक तरह से भारत की खूबसूरत डाइवर्सिटी यानी विविधता का जश्न मनाते हैं। ये हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी देते हैं और साथ ही ये भी पक्का करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा सकें और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला सकें। अच्छा, तो ये सारे अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोचिए अगर इन अधिकारों को लागू करवाने का कोई तरीका ही न हो तो फिर इनका फायदा क्या? बस यहीं पर तस्वीर में आता है संविधान का वो हिस्सा जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने दिल और आत्मा कहा था, और वो है आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। असल में यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों में जान फूंकता है।
इसके तहत अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही ताकत इसे संविधान की आत्मा बनाती है। इस आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट 5 तरह के खास आदेश जारी कर सकती है, जिन्हें रिट कहते हैं। ये रिट्स एक तरह से नागरिकों के हाथ में दिए गए टूल्स हैं, जैसे कि किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़ाने के लिए हेबियस कॉर्पस, या किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देने के लिए मैंडेमस। ये सभी रिट्स हमारे अधिकारों की हिफाजत करते हैं। लेकिन एक और जरूरी बात समझनी होगी, ये अधिकार जितने पावरफुल हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है। मतलब इन पर कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंधों के अधीन रखा गया है। इसका मतलब है कि सरकार कुछ खास वजहों से, जैसे कि देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता के आधार पर इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगा सकती है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। हमें बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण दे या हिंसा भड़काए। तो यहाँ पर अधिकार और उस पर लगे वाजिब प्रतिबंध के बीच का जो बैलेंस है वो साफ साफ दिखता है। मौलिक अधिकारों की कहानी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज की तरह है जो समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है, और इसे आकार देने का काम किया है हमारी अदालतों ने अपने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसलों के जरिए। जैसे कि 1967 का गोलकनाथ केस, जिसने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकती। फिर 1973 का लैंडमार्क केशवानंद भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। और फिर 1978 का मेनका गांधी केस, जिसने आर्टिकल 21 के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इन फैसलों ने मौलिक अधिकारों की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। ये जो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का सिद्धांत आया, ये अपने आप में एक क्रांति थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हाँ, संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन वो उसकी नींव को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकती, और मौलिक अधिकार उसी बेसिक स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। और फिर मेनका गांधी केस ने तो आर्टिकल 21 को एक नया ही मतलब दे दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी की आज़ादी छीनने का प्रोसीजर सिर्फ कानून के मुताबिक होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वो प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल यानी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित भी होना चाहिए। इस एक बात ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को इतना बड़ा कर दिया जितना पहले कभी नहीं था। तो आखिर में मौलिक अधिकारों की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि ये नागरिक की आज़ादी और सरकार की ताकत के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आज भी भारत के लोग और हमारी अदालतें मिलकर लिख रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान ने तो हमें ये अधिकार दे दिए हैं, लेकिन क्या ये कागज पर लिखे वादे 140 करोड़ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सचमुच हकीकत बन पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।